Mic on. Camera check. Is it on? Hello guys. हाँ क्या ही लाइट जल रही है भाई. तो यहाँ पर एक बार पहले कंफर्म करो. वेलकम एवरीवन. वेलकम. सभी को आवाज आ रही है मेरी? और एक बार कंफर्म करो कि आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ. हेलो हेलो. स्टार्टिंग सून. हम देखे हैं. लेट कर दिया सर. ओह. गुड इवनिंग गाइस. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग आर्यन. हाँ बढ़िया है. हाँ बताओ. सब बढ़िया. यस यस यस. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. चलिए ठीक है. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. दिख रहे हो. चलो. तो आज का जो चैप्टर है एज यू ऑल नो. देखो मैं एक बात बताता हूँ. वैसे तो अपना रिवीजन चल रहा है एग्जाम बूस्टर में. पर मैं एक बात बता दूं कि ये जब 2 साल पहले मे बी अभी 2 साल से ये आपका इसका जो दूसरा हिस्सा है एवोल्यूशन नहीं आ रहा है. तो जो एवोल्यूशन वाला हिस्सा जब इस चैप्टर में हुआ करता था ना तो ये चैप्टर बहुत ही कठिन चैप्टर्स में से एक माना जाता था. हाउ आर यू? आई एम फाइन. आप लोग बताओ. हाउ इज अमायरा? अरे अमायरा नहीं है, आयरा है वो. नाम भूल गए. तो अभी जब जब से एवोल्यूशन नहीं है इस चैप्टर में, ओनली हेरिडिटी, दिस चैप्टर इज वेरी इजी. सर प्री बोर्ड खराब जा रहे हैं, क्या करें? प्री बोर्ड बनता ही है भाई साहब. वो होता ही है. पेपर सेट भी ऐसे ही होता है. टीचर डराते भी उसी तरीके से हैं. तुम्हारी तैयारी भी वैसे रहती है. तो प्री बोर्ड जो है हमेशा तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से नीचे जाएगा. बोर्ड जो है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है. ठीक है. आज आज शाम को मैंने बताया था ना, आज या कल. तो आज शाम को जो है तुम्हारा 11th का अनाउंसमेंट शुरू हो रहा है. ठीक है. 11th का. तो जो भी साइंस और कॉमर्स में जाने वाले बच्चे हैं 11th साइंस और 11th कॉमर्स में, उनकी एनरोलमेंट जो है वो अनाउंस हो जाएगी आज ऐप पर ही. तुमको अनाउंस कर दिया जाएगा. ठीक है. और उसके बाद यू कैन डेफिनेटली आप एनरोलमेंट जो है वो कर सकते हैं. ठीक है. और जो ह्यूमैनिटी वाले बच्चे हैं, उनका मेरे ख्याल में जब तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा ना उसके बाद में अनाउंसमेंट है ह्यूमैनिटी का. बिकॉज साइंस और कॉमर्स का ऑलरेडी बैचेस सब चल रहे हैं फ्लो के अंदर. ठीक है. ह्यूमैनिटी वाला तुम्हारा अप्रैल मई में अनाउंसमेंट आएगा. ओके. चलिए. टाइमिंग्स एंड ऑल एवरीथिंग सब आ जाएगा. तो सबसे पहले ना मैं कह रहा हूं कि जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो चैप्टर को इस तरीके से पढ़ें कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं. तो अगर थोड़ा सा इसका अलर्ट इसको कम किया जाए. हाँ लाइट को कम कर दिया. चलो. यहां पर एक बार ध्यान से देख लो और बताओ कि क्या है ये. क्या दिख रहा है जरा बताओ. तो ये पेरेंटल जनरेशन, P1 जनरेशन, टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट. इसका जो एलील्स है कैपिटल टी है और इसका स्मॉल टी है. तो ये बताओ इसको मैं होमोजाइगस टॉल बोलूंगा कि हेट्रोजाइगस टॉल बोलूंगा. दिस वन, इज इट अ होमोजाइगस टॉल या फिर हेट्रोजाइगस टॉल? आई नो दिस इज अ मोनोहाइब्रिड. ग्रेट. बढ़िया. बट अब ये बताओ कि ये वाला जो प्लांट है ये होमोजाइगस टॉल है कि हेट्रोजाइगस टॉल है? मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग है बिल्कुल. सो दिस इज अ होमोजाइगस टॉल. ठीक है. सो होमोजाइगस टॉल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये टॉल है और टॉल के लिए जो दोनों इसके पास अलील्स हैं, जो दोनों अलील्स हैं
वो दोनों के दोनों सेम है. सो व्हेन दे हैव सेम टाइप ऑफ अलील, जब वो प्योर टॉल है, प्योर प्योर मतलब दोनों सेम अलील्स है, दोनों डोमिनेंट वाला ही है, ठीक है, दोनों डोमिनेंट वाला ही है, तो हम उसको होमोजाइगस कहते हैं, राइट. और वैसे ये दिस इज ऑब्वियसली दिस इज आल्सो हेट्रो, सॉरी दिस इज आल्सो होमोजाइगस, क्योंकि यहां पर भी क्या है, दोनों सेम. सो दोनों सेम कोड रहेंगे ना, दोनों सेम जेनेटिक कोड रहेंगे ना, तो उसको होमोजाइगस बोलते हैं. सो दिस इज होमोजाइगस टॉल, दिस इज होमोजाइगस ड्वार्फ. अब इससे जो गैमेट आया उसमें ऑब्वियसली दोनों में से एक ही फ्लो क्या आएगा, यहां से भी एक ही फ्लो क्या आएगा, they'll combine and form capital T small t, है ना. अब ये वाला जो टॉल है वो होमोजाइगस टॉल होगा कि हेट्रोजाइगस टॉल होगा, बताओ जरा. ये वाला जो इनका जो पेरेंटल जनरेशन का जो अगला जनरेशन ये F1 जनरेशन आया है, ये होमोजाइगस टॉल रहेगा या हेट्रोजाइगस टॉल रहेगा? बताओ जरा. पॉलिटिकल पार्टीज का अपलोड नहीं हुआ है लेक्चर, डाउट लेक्चर, एक मिनट मैं चेक कर लूं. पॉलिटिकल पार्टीज का डाउट लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, पर देखो चेक कराओ, ठीक है. तो बोल दिया गया है होमोजाइगस टॉल, दिस इज हेट्रोजाइगस टॉल. बहुत बढ़िया बच्चा, ठीक है. ये दोनों क्या है, दोनों जब डिफरेंट टाइप के यहां पर, वेरी गुड, इम्प्योर या फिर हेट्रोजाइगस टॉल. सो ये F1 जनरेशन हो गया. अब F1 जनरेशन का ही दो प्लांट लिया, मतलब इसी के है ना, चार वेराइटीज में सेम ही रहेगा, तो इसको ही उठाया और इसको ही दो प्लांट लिया ऐसे ही, इम्प्योर टॉल एंड इम्प्योर टॉल. और इनका जब अगला जनरेशन ऑब्टेन किया गया, वही जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कह दो या जो प्रोबेबिलिटी लगा दी कि इसके पहले वाले कैपिटल टी इसका वाला और कैपिटल टी दूसरे वाले का दोनों मर्ज हुआ, तो कैपिटल टी हुआ. अब अगर यहां से स्मॉल टी वाला गैमेट आता है और यहां से कैपिटल टी वाला गैमेट आता है, ठीक है, सो दैट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना. अगेन स्मॉल टी कैपिटल टी और फिर लास्ट में स्मॉल टी स्मॉल टी. तो जो यहां पर F2 जनरेशन है ना, जो यहां पर F2 जनरेशन है, जो सेकेंड फिलियल जनरेशन जिसको कहते हैं हम, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि इस F2 जनरेशन की चार पॉसिबिलिटीज में से, इस F2 जनरेशन की चार पॉसिबिलिटीज में से तीन प्लांट यहां टॉल हैं और एक प्लांट ड्वार्फ है. क्या बोला मैंने, तीन प्लांट टॉल हैं, एक प्लांट ड्वार्फ है. तो इस F2 का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? फिनोटाइपिक मतलब, फिनोटाइप मतलब यही टॉल ड्वार्फ जो दिख रहा है, जो कैरेक्टर दिख रहा है. तो बताओ इस F2 जनरेशन का, इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? मैं बोल रहा हूं तीन प्लांट टॉल है, एक प्लांट ड्वार्फ है. डिफरेंस बिटवीन बॉटनी एंड जूलॉजी. बेटा बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहां पर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं. जूलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहां पर अपन एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. जहां एनिमल्स में पढ़ते हैं, के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी है. जहां हम प्लांट्स के बारे में बॉटनी है. सो यस, द फिनोटाइपिक रेशियो, द अपीयरेंस, द डिस्प्ले वाला रेशियो इज तीन टॉल एक ड्वार्फ, 3:1. एंड द जीनोटाइपिक रेशियो, यहां पर केशव देख पा रहा हूं मैं, केशव लिखते हैं, वाह क्या बात है. सो जीनोटाइपिक मतलब कैपिटल टी इज टू कैपिटल स्मॉल इज टू स्मॉल स्मॉल. तो देखो एक कैपिटल वाला है, दो कैपिटल स्मॉल वाला है और एक फिर से स्मॉल स्मॉल वाला है. सो 1:2:3. द जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:3. आ गई बात समझ में? द जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:3. द फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1. मोनो हाइब्रिड क्रॉस में किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्या आपको होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का मतलब समझ में आया क्या? क्या आपको फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब समझ में आया क्या?
बिकॉज प्री कैप्ड। ओ ग्रेट। आज का मैथ लेक्चर नहीं चल रहा बेटा, खुल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, वंस मोर। ओके, डिफाइन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेंगे, इस वाले को हम देख लेंगे, काहे चिंता करते हो। ठीक है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम देख लेंगे। अब थोड़ा सा चैप्टर के अंदर हम बढ़ते हैं, सीधे आते हैं और पहले तुमको इनकी मीनिंग्स ही समझा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, कोई बोल सकता है क्या? कोई बता सकता है क्या हेरिडिटी क्या है? बताएं जरा, मैं थोड़ा इसको ना ब्राइट कर देता हूं। नो, व्हाट इज हेरिडिटी गाइस? Transfer of characters from one generation to other. Heredity is the process of, yes, very good, process of transfer of traits या फिर characters from वन जनरेशन टू अदर, या फिर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, जैसे मान लो, ट्रेट्स का मतलब क्या है? ट्रेट्स का मतलब है कैरेक्टर्स। ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो कि ये पेरेंट है, दिस इज पेरेंटल जनरेशन, और यहां से कुछ कैरेक्टर्स जो है फ्लो होके जा रहे हैं, और ये अगला जनरेशन है, दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन। क्या बोल रहा हूं मैं इसको? नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन के लिए पेरेंटल जनरेशन को मैं क्या नाम से रिप्रेजेंट करते हैं? हम P1 नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और अगला वाला जनरेशन, उसको हम F1 नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब अगले जनरेशन को हम प्रोजेनी भी बोलते हैं, प्रोजेनी भी बोलते हैं, और ऑफस्प्रिंग भी कहा जाता है। प्रोजेनी भी बोलते हैं और ऑफस्प्रिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, हेरिडिटी वाले टर्म को, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज, ये पूरे प्रोसेस को इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। ये सारा जो प्रोसेस है, दिस हेरिडिटी, जो हेरिडिटी का जो प्रोसेस है, इसको हम मेनी अ टाइम्स इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई शक, कोई शिकायत? हाँ जी। अब इसके बारे में जब हम आते हैं ट्रेट्स के ऊपर, कि भैया ट्रेट्स यानी कैरेक्टर्स, तो ये दो टाइप के होते हैं, राइट। बहुत ही सिंपल शब्दों में ये ट्रेट्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट बराबर ना, तुम बोलते जाओ साथ में। और दूसरा है अक्वायर्ड ट्रेट। ठीक है, सो व्हाट इज इनहेरिटेड ट्रेट? इनहेरिटेड ट्रेट क्या है? वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से अगले जनरेशन में जाते हैं, दोज विच पास, दोज विच पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, जो पेरेंट्स से फ्लो होके आ सकते हैं, वो कैरेक्टर्स को हम इनहेरिटेड ट्रेट बोलते। दोज विच पास फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू नेक्स्ट, है ना, पेरेंटल जनरेशन टू दी ऑफस्प्रिंग। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्या है, हाइट,
है ना, हमको हाइट अपने पेरेंट्स से मिलती है काफी हद तक, ठीक है। इसके अलावा स्किन टोन, ठीक है। हेयर टाइप, कर्ली हेयर होंगे या कैसे होंगे वो डिपेंड करता है भाई अपने पेरेंट के ऊपर काफी हद तक, ठीक है। लेकिन ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो कि पेरेंट से फ्लो होके नहीं आते। दोज आर कॉल्ड व्हाट? acquired characters, those which are developed in the lifetime, those which are developed by learning, training, etc. in the lifetime of organisms. ऑर्गेनिज्म ने अपनी जिंदगी में खुद वो मेहनत करके हासिल किया है, ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं? अक्वायर्ड। भाई अक्वायर्ड का मतलब हासिल किया है खुद अपनी मेहनत से। फॉर एग्जाम्पल मसल डेवलप किया, फॉर एग्जाम्पल नॉलेज डेवलप किया, नॉलेज गेन किया, फॉर एग्जाम्पल गिटार सीखा, गिटार की नॉलेज हासिल की, मसल बिल्ड किया, ये सब क्या है? दीज आर अक्वायर्ड ट्रेड्स। अब एक बात याद रखना, डांसिंग वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, डेवलप थ्रू, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत है, बढ़िया भाई। अब इसमें भी अक्वायर्ड ट्रेड जो है बच्चा और जो इनहेरिटेड ट्रेड है, इन दोनों के थोड़ा अंतर को फिर से हम देखिए कि भाई ये क्यों होता है ऐसा कि ये पेरेंट्स से नेक्स्ट में जा सकता है, ये नहीं जा पाता है। सो ये इसलिए जा पाता है बिकॉज ये जर्म सेल के चेंजेस है, ये जेनेटिक है ना। दीज आर जेनेटिक वेरिएशंस, दीज आर जेनेटिक वेरिएशंस। कौन से टाइप के सेल्स में जाता है ये? एंड दीज आर नॉन जेनेटिक। ये वाले कैसे हैं? नॉन जेनेटिक, मतलब एक से दूसरे जनरेशन में जाने वाले नहीं है। ये सिर्फ नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में, नॉर्मल सेल्स में चेंजेस हुए हैं। मसल सेल इज अ नॉर्मल सेल। ऐसा कभी नहीं होता कि एक ऑर्गेनिज्म जो है या एक बंदे ने पूरा अपना एलएलबी का डिग्री हासिल किया। हाँ जी, रेशियो कैसे बनाए? ओके, ईयर लोब अटैच, हाँ वो भी इनहेरिटेड ट्रेट में आता है, एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट है ना, ईयर अटैच ईयर लोब और जो भी फ्री ईयर लोब है, ठीक है। इस चैप्टर के टर्म्स में प्रॉब्लम है, देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब आते हैं हम, यहां पर भी काफी नए टर्म्स है, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो यहां पर भी काफी नए टर्म्स है, जैसे ट्रेट्स इज कैरेक्टर, ठीक है। प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग इज द नेक्स्ट जनरेशन को हम बोलते हैं, राइट। हेरिडिटी को ही इनहेरिटेंस कहा जाता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर को ही हम हेरिडिटी बोलते हैं, पेरेंट्स से अगले जनरेशन में। तो इसमें दो दो टाइप के ट्रेट है, इनहेरिटेड, अक्वायर्ड। इनहेरिटेड मतलब जो पेरेंट्स से आते हैं एक्चुअली, अक्वायर्ड मतलब जो उस ऑर्गेनिज्म ने खुद अपनी जिंदगी में हासिल किया हो, राइट। अब मैंने इसके अलावा और क्या बताया था, और क्या बताया था भाई, कि जैसे फिनोटाइप, फिनोटाइप, अरे भैया क्या हो गया, फिर जीनोटाइप, क्या फर्क है फिनोटाइप और जीनोटाइप में? फिनोटाइप इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। जीनोटाइप इज द जेनेटिक कोड बिहाइंड द कैरेक्टर, जेनेटिक कोड responsible for any character, responsible for given character, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे तुम जब बोल रहे हो टॉल,
जैसे तुम बोल रहे हो ड्वार्फ और एटसेट्रा, ये सब क्या है? दीज आर व्हाट? फिनोटाइप, द अपीयरेंस, कैसा दिख रहा है वो, फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप इज द फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप इज अ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड में अब भैया टॉल है तो क्यों है? टॉल क्यों हो सकता है भाई? मे बी बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल कैपिटल, मे बी बिकॉज ऑफ कैपिटल स्मॉल। ड्वार्फ क्यों हो सकता है? यू नो, स्मॉल स्मॉल। तो ये सब क्या है? दीज आर व्हाट? दीज आर द जीनोटाइप, द जेनेटिक कोड एक्चुअली, राइट। अब इसके बाद आता है अलील। भाई अलील किसको बोलते हैं? कोई बता सकता है अलील किसको बोलते हैं? अलील किसको बोलते हैं? एनीवन? द क्या बोलते हैं? किसी एक पर्टिकुलर जीन के दो वेराइटीज, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ सेम जीन, डिफरेंट टाइप ऑफ सेम जीन। जैसे टॉलनेस के लिए कैपिटल टी, दिस इज वन एलील, स्मॉल टी, दिस इज अनदर एलील, ठीक है। अब इसमें भी क्या हो सकता है? कोई डोमिनेंट हो सकता है, कोई रिसेसिव। इसमें भी कोई डोमिनेंट हो सकता है, कोई रिसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट बता देना जरा क्या है इसका मतलब, और रिसेसिव। फिर एक है होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस, दूसरा हो गया हेट्रोजाइगस। अब इसमें भी भाई तुमको पता है कि होमो का मतलब एक्चुअली क्या होता है? सेम। होमो इज नथिंग बट व्हाट? दिस मीन्स सेम, ठीक है। और यहां पर जाइगस का मतलब मैं कहूंगा अलील, फॉर एग्जाम्पल। और हेट्रो का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ अलील। अब जैसे कि मान लो दोनों, अगर एक टॉल है लेकिन दोनों कैपिटल टी की वजह से दोनों सेम है, देखो दिस एंड दिस, दे आर सेम, है ना, दे आर सेम अलील। तो इस वाले टॉल को मैं क्या बोलूंगा? इस वाले टॉल को मैं बोलूंगा होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस टॉल कहूंगा मैं, या प्योर टॉल, सिंपली प्योर टॉल भी बोल सकता हूं मैं, राइट। ऐसे ही हेट्रोजाइगस मतलब दोनों डिफरेंट अलील। मान लो अभी भी प्लांट टॉल है पर कैपिटल टी और स्मॉल टी की वजह से, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? दोनों डिफरेंट अलील हुए, डिफरेंट टाइप के अलील हुए। और ऐसे वाले टॉल को मैं क्या कहता हूं? आई कॉल इट एज हेटेरोजाइगस टॉल, करेक्ट है? या फिर इम्प्योर टॉल, राइट। डोमिनेंट किसको कहते हैं? रिसेसिव किसको बोलते हैं? डोमिनेंट मतलब which always, allele that always displays its character. allele है ना, वो allele जो अपने आप को हमेशा डिस्प्ले कर पाता है। allele that is able to display, that always, simply always displays its character, अपने आप को हमेशा डिस्प्ले कर पाता है, ऑलवेज डिस्प्लेज, नो मैटर सामने कौन खड़ा है, उसको अपने आप को डिस्प्ले करना आता है। और ऐसे ही रिसेसिव कौन सा होता है? वो जो डोमिनेंट के टाइम, डोमिनेंट जब सामने रहेगा तो डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। अलील दैट इज हिडन in presence of dominant allele, ऐसा अलील जो डोमिनेंट के सामने अपने आप को डिस्प्ले नहीं कर पाता, वो छिप जाता है, उसको हम रिसेसिव कहते हैं। जैसे कि हमने बोला एग्जाम्पल,
दिस कैपिटल टी इज डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ द प्लांट। वैसे ही हमने क्या बोला कि हमने देखा, हमने ऑब्जर्व किया स्मॉल टी इज रिसेसिव वाला अलील। इतनी बातें समझ में आ रही है? जो बोर्ड पे लिखा है इतना सही है क्या? एक बार देख लो बच्चा, सभी लोग इतना देख लो, दिस बिकॉज मेन पार्ट है चैप्टर का, ये सब चीजें। ग्रीगर मेंडल, बहुत बढ़िया। डन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। रिसेसिव वाला हमेशा, हाँ, होमोजाइगस में ये फॉर्म में है। ट्रेट क्या है? ट्रेट मतलब कैरेक्टर क्या भाई? पूरा एकदम रामायण खत्म हो गई, तुम बोलते हो ट्रेट क्या है? शुरुआत किया कब से अपन ने? ठीक है, इसके बाद ये सेकंड टाइम रिपीट किया मैंने, पहले इनिशियली बताया, अब यहां पर बता रहा हूं मैं। ठीक है, एक बार और देख लो फटाफट से, ये चीज तुमको शायद भली भांति इसको समझ रहे होगे। हेरिडिटी द प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, है ना, या फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जैसे यहाँ पर दादाजी और नाना जी से आए पापा और मम्मी फॉर एग्जाम्पल, है ना, और उसके बाद यहाँ पर हम आए। ओके, सो कैरेक्टर्स ऐसे ही फ्लो होते आते रहते पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, है ना। हेरिडिटी के प्रोसेस को इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। ओके, इसके बाद ट्रेट्स दो टाइप के हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स और अक्वायर्ड ट्रेट्स। सो ट्रेट्स दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, हाइट, स्किन कलर, कर्ली हेयर एटसेट्रा, ये सब क्या है? इनहेरिटेड ट्रेट है। प्रेजेंट इन द जीन, ये जेनेटिक वेरिएशन है, जीन में प्रेजेंट होता है। दीज आर जेनेटिक वेरिएशंस कॉज्ड इन रिप्रोडक्टिव टिश्यू, सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, यानी कि स्पर्म और ओवम के अंदर तक ये जेनेटिक वेरिएशंस हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, इसलिए ये जो है डिस्प्ले कर पाता है अपने आप को, राइट। ब्लड ग्रुप वाले सवाल जो है ना तुमको डाउट्स में पूछने हैं, वो अपन वहां पर कवर कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सब आ जाएगा ब्लड ग्रुप वाले पे। ठीक है आदित्य, वहां पर कर लेंगे अपन डाउट वाले, पहले यहाँ पर देख लो, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पूरा कर लेते हैं। ऐसे ही ट्रेट्स दैट आर डेवलप्ड थ्रू द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लाइफ टाइम से में जो ट्रेट डेवलप होते हैं, है ना, लर्निंग म्यूजिक, डेवलपिंग मसल, गेनिंग नॉलेज, ठीक है, ये लाइफ टाइम में डेवलप हुए हैं। एंड दीज आर सोमैटिक वेरिएशन, सोमैटिक मतलब जो नॉर्मल सेल्स में, रिप्रोडक्टिव वेरिएशन नहीं है, सोमैटिक वेरिएशंस हैं जो दे आर कॉज्ड इन नॉर्मल रिप्रोडक्टिव टिश्यू। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक डॉबरमैन, जो डॉबरमैन है और डॉबर विमेन है, दोनों के दुम काट दिए और उसके बाद उनका रिप्रोडक्शन किया और बच्चा जो आया, तो वो दुमलेस नहीं आएगा, उसके पास दुम रहेगा, क्योंकि वो जो टेल कट किया गया था वो सिर्फ एक नॉर्मल सेल्स में चेंज किया गया है, वो उसके स्पर्म या ओवम में चेंज नहीं किया गया है, राइट। ओके, आगे देखें। और व्हाट लॉजिक, अब कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से अगले जनरेशन में, कि इनकी आंखें ब्लैक है, इनकी आंखें ब्राउन है, तो भाई बच्चे की आंखें क्या होगी, कलर क्या होगा। सो ये लोग कंफ्यूज थे इस कॉन्सेप्ट में, और उसके बाद सीधे ग्रीगर मेंडल साहब, ठीक है, द फादर ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है इनको, ठीक है, इन्होंने पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट, जो मटर का प्लांट होता है ना, उस प्लांट को यूज किया और उसके उसके थ्रू इस कॉन्सेप्ट को, पूरे इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को समझाया। ठीक है, ही वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क, 1822 से 1884 तक का पीरियड में थे। ठीक है, और प्लांट्स में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझाया, जो ऑब्वियसली ह्यूमंस पे भी वैसे ही काम करते हैं। दिस इज द गार्डन पी प्लांट, ऑल्सो कॉल्ड, साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। ठीक है, ही सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। क्या रीजंस थे भैया गार्डन पी प्लांट सेलेक्ट करने के? क्योंकि अगर ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पे किया जाता तो भैया मेंडल को यहां पर अमर रहना पड़ता, क्योंकि इंसान के अगर 4-5 जनरेशन को ही मेंडल साहब पढ़ते तो उनका उम्र निकल जाता। तो ना तो वो अमर थे और ना ही उनकी उम्र उतनी बड़ी थी, तो इसके लिए उनको भाई कोई ऐसा प्लांट चुनना था जो क्या है, जिसकी लाइफ छोटी होती है। सो ऐसा प्लांट जिसकी छोटी लाइफ स्पैन हो, ठीक है, शॉर्ट लाइफ साइकिल, और गार्डन पी प्लांट बेस्ट है उसके लिए, इजी टू ग्रो, है ना,
और छोटी लाइफ स्पैन क्यों चाहिए? क्योंकि उनको भाई बहुत सारी जनरेशन को स्टडी करना होगा इसको प्रूव करने के लिए। ऐसे नहीं 2-3 जनरेशन में बता दिया और हो गया। इट हैड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कौन से? जैसे हमने टॉल और शॉर्ट बोला, दिस इज ओनली 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। टॉल और शॉर्ट एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, बट ओनली 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ऐसे इनको कितने पेयर थे यहां पर, जिसकी वजह से इन्होंने ये प्लांट सेलेक्ट किया। देयर वर 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसमें भी डोमिनेंट रिसेसिव, जिनको डेफिनेशन वाइज जाना है, हियर इज योर डेफिनेशन। डोमिनेंट, इट इज द वन दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, रिसेसिव ट्रेट क्या होता है? इट इज द वन दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। जब डोमिनेंट ट्रेट नहीं रहेगा तो ही रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। जैसे स्मॉल टी प्लांट जो है वो शॉर्ट कब होगा, ड्वार्फ कब होगा? जब दोनों के दोनों ड्वार्फनेस वाला ही अलील है उसमें। अगर डोमिनेंट वाला रहेगा या टॉल वाला रहेगा तो उस टाइम पे एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। क्लियर है इतना बच्चा? फिर हम 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखते। पहले बताओ इतना सही है? क्लियर है? गेटिंग इट? यस, आई हैव ब्राउन आइज। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन से हैं देख लो जरा। सो यू हैव फ्लावर का कलर विच कैन बी पर्पल, व्हाइट। फ्लावर की पोजीशन ये साइड में भी हो सकता है यानी एक्सियल, और एकदम टॉप पे भी हो सकता है यानी टर्मिनल। टी से टॉप, टी से टर्मिनल, याद रहे। ठीक है, सीड कलर येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। सीड शेप राउंड भी हो सकता है, रिंकल्ड भी हो सकता है। पॉड शेप, जो उसका पॉड है, जो छिलका है, वो एकदम ऐसा फूला हुआ हो सकता है, या तो इमली जैसे एकदम लाइनिंग है ना, मोटा पतला ऐसे हो सकता है। इसको बोलते हैं इन्फ्लेटेड, और इस वाले को बोलते हैं कंस्ट्रिक्टेड। ऐसे ही पॉड का कलर, जो उसके छिलके का कलर है, फली का जो कलर है, वो ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। और जो स्टेम की लेंथ है यानी प्लांट की जो लेंथ है, वो टॉल टाइप का भी हो सकता है, डॉफ टाइप का भी हो सकता है। तो यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है पी प्लांट में था। इसके लिए उन्होंने सिलेक्ट किया क्योंकि वो बहुत सारी वेराइटी स्टडी कर सकते थे इसमें। ठीक है, इसमें जितना भी मैंने पहले लिखा है ना बच्चा, जितना भी मैंने यहां पर लिखा है, दे आर ऑल डोमिनेंट ट्रेड। याद रहे, ये सब डोमिनेंट है ना। और ये जो दूसरे वाले वेराइटी जो लिखी है मैंने, दे आर ऑल रिसेसिव। यानी प्लांट टॉल होना ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसका पॉड शेप ग्रीन होना ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसका पॉड इन्फ्लेटेड रहना, फूला हुआ रहना डोमिनेंट है, सीड राउंड रहना डोमिनेंट है, सीड का कलर येलो रहना डोमिनेंट है ना, फ्लावर एक्सियल रहना डोमिनेंट है, नॉट टर्मिनल। ठीक है, कलर इसका जो फ्लावर कलर है वो पर्पल रहना, पर्पल या फिर काफी टाइम वायलेट भी होता है, वायलेट भी लिखा होता है कुछ बुक्स या तुम्हारे पेपर में, तो डिपेंड करेगा। ये तो व्हाइट रहता है, व्हाइट वायलेट या व्हाइट पर्पल ऐसा वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल डोमिनेंट कैरेक्टर, याद रखना है अपने को। इसी को यूज करके मेंडल साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट करा। और भाई साहब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जरा देख ले। ठीक है, कोरियन लड़कों की बियर्ड क्यों नहीं होती? लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बात कर रहे हो? मैथ का वीडियो क्यों नहीं चल रहा? मैथ का वीडियो नहीं चल रहा है? एक बार मैं चेक करा लेता हूं। मैं, मेरे ख्याल में चल रहा है। आप लोग बाकी लोग कंफर्म करो। शशांक सर, मैथ का वीडियो नहीं चल रहा है क्या? मैथ का वीडियो नहीं चल रहा है क्या आज का? कल दिखेगा। ओके, तो गाइस तुमको वो आज लेट इवनिंग तक दिखेगा। ठीक है, कुछ सेफ्टी इश्यूज आ रहे हैं, है ना, वीडियो लीक हो रहा है, वो सारी चीजें हो रही है, तो उसके लिए वो हो जाएगा। ठीक है, ओके। नहीं चल रहा तो अगेन वही है कि वो आपको आज लेट इवनिंग या फिर कल कल मॉर्निंग से वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, उसको एनक्रिप्ट करना होता है। ओके, ओके, चलिए।
डिफरेंट फॉर्म ऑफ गिवन जीन, किसी एक जीन के दो फॉर्म, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, तो ये अलील्स रहते हैं। ऐसा शेप टी जैसा नहीं होता है, उसको हम बस कोडिंग नाम देते हैं अदर, बस वो। सो एक ही जीन के जो दो टाइप्स होते हैं उसको हम अलील कहते हैं, ठीक है। जैसे कैपिटल टी एक अलील है जो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल टी एक अलील है जो ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब इसमें भी फिनोटाइप क्या है, इट रेफर्स टू ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस ऑफ गिवन, तुम्हारे डेफिनेशन आ रही है यहां पर आगे, गिवन ऑर्गेनिज्म, है ना, जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो दिख रहा है, जैसे टॉल होना, ड्वार्फ होना, राउंड सीड होना, ये सब क्या है, फिनोटाइप है, द अपीयरेंस। और जीनोटाइप क्या है, इट रेफर्स टू द जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फिनोटाइप, कि भाई वो टॉल है तो क्यों है, वो डॉफ है तो क्यों है, तो उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, जैसे एक प्लांट टॉल है तो भाई वो दोनों कैपिटल टी होने की वजह से, या ड्वार्फ है तो स्मॉल टी की होने की वजह से, जो भी है, ठीक है। अच्छा, मैं ये बोलूं कि भाई डैश डिपेंड्स ऑन डैश या ए डिपेंड्स ऑन बी, इसके आंसर में जो ए और बी है, इसमें से मुझे नहीं पता, बट जो कोई एक है जो फिनोटाइप है और एक है जो जीनोटाइप है, तो इसमें से फिनोटाइप कौन सा है और जीनोटाइप कौन सा है, बताओ जरा। डोमिनेंट और रिसेसिव नेचर की तरफ, और नेचर की तरफ से है सर, हाँ नेचर की तरफ से, वो हम डिसाइड नहीं करते, डोमिनेंट हो ये होगा, रिसेसिव ये होगा। ए फिनोटाइप, बहुत बढ़िया सर, और क्वेश्चन बैंक चाहिए, ओके। और कुछ, तुमको जो सैंपल पेपर में आगे जो आने वाला है उसमें ऑलरेडी क्वेश्चंस मिलेगा, चिंता ना करें, ठीक है। इनफ क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे, एम्पल ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, तो बहुत ही सिंपल है कि यहां पर होगा फिनोटाइप और यहां पर होगा जीनोटाइप, है ना भाई। फिजिकल अपीयरेंस जेनेटिक कोड पे डिपेंड करता है, सीधी बात है ना। होमोजाइगस मतलब दोनों सेम टाइप के कोड हैं तो होमोजाइगस, और दोनों जब ना, ये दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस कब कहा जाएगा, जब एक कैपिटल एक स्मॉल, दोनों डिफरेंट कोड है, तो हम ऐसे में इसको क्या बोलेंगे, तो हम इसमें हेट्रोजाइगस बोलेंगे, ठीक है। हेट्रोजाइगस, दोनों डिफरेंट कोड है तो हेट्रोजाइगस, ऑलराइट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसमें F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो इट इज बेसिकली पूछा जा रहा है कि टॉल इज टू ड्वार्फ, कितना है, 3 टॉल है 1 ड्वार्फ है, दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो। अगर आपको जीनोटाइपिक रेशियो पूछा जाए, है ना, जीनोटाइपिक रेशियो मतलब कैपिटल 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 स्मॉल और स्मॉल स्मॉल, तो क्या रहेगा ये वाला रेशियो, 1:2:1, क्या रहेगा, 1:2:1, राइट, ओके। सही है, इसमें कुछ छूट रहा है, प्यूनेट स्क्वायर से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं ना, प्यूनेट स्क्वायर से भी किया। अच्छा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों बोलते हैं, व्हाई दिस इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड, व्हाई मोनो हाइब्रिड, ये सब किसने दिया है भाई, मेंडल साहब ने, उनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया सब, मेंडल एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं अपन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों बोलते हैं, हम एट अ टाइम वन कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर इज स्टडी एट अ टाइम, ओनली वन कैरेक्टर स्टडीड एट वन टाइम, एक टाइम पे हम सिर्फ एक कैरेक्टर को यहां पर स्टडी कर रहे हैं, समझा सभी को, बढ़िया। जब दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी किया जाएगा, जैसे यहां पर शेप ऑफ द सीड और कलर ऑफ द सीड, जैसे यहां पर डाई हाइब्रिड का मतलब
टू कैरेक्टर्स, एक बार में दो कैरेक्टर्स को स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। जैसे यहां पर कौन सा दो कैरेक्टर है, पहला है शेप ऑफ सीड, और क्या देख रहे हैं अपन यहां पर, कलर ऑफ सीड। दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को एक साथ अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो डायहाइब्रिड में क्या देखा गया, पेरेंटल जनरेशन देखो, राउंड और येलो सीड, राउंड भी है मतलब उसका शेप राउंड है, कलर येलो है, और एकदम प्योर राउंड एंड येलो है, ये प्योर फॉर्म में है, देख सकते हो यहां पर पूरा होमोजाइगस फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन। और ये रिंकल्ड और ग्रीन ना, ये भी ऑब्वियसली प्योर फॉर्म में ही है, ठीक है। अब इनका जो गैमेट्स इनका निकलेगा ऑब्वियसली कैपिटल आर ही आएगा, और इन दोनों में से कैपिटल वाई ही आएगा। और ऐसे ही इन दोनों में कुछ भी फ्लो हो तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई ही आएगा। यानी F1 जनरेशन की जो 8 पॉसिबिलिटीज है, सब के सम टॉल येलो ही, सॉरी राउंड येलो ही होंगे, बट द जीनोटाइप विल बी डिफरेंट नाउ। कैपिटल आर फ्रॉम दिस, स्मॉल आर फ्रॉम दिस, कैपिटल आई आर यहां से और स्मॉल आर यहां से, तो ये राउंड और येलो फर्स्ट जनरेशन हो गया। और फर्स्ट जनरेशन का जब अगला जनरेशन निकाला जाएगा, इसका जब नेक्स्ट जनरेशन ऑब्टेन किया जा रहा है, यानी F2 जनरेशन जब निकाला जा रहा है, तो उसमें क्या देखा गया कि उसमें राउंड येलो, जो यहां पर क्या निकाला था, फिनोटाइपिक रेशियो, सिर्फ क्या निकाला जाता है यहां पर सेकंड वाले में, फिनोटाइपिक रेशियो। फिर जीनोटाइप भी निकाल सकते हैं बट अपने को है नहीं, बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाता है। सो फिनोटाइपिक का मतलब राउंड येलो वर्सेस राउंड क्या है, ग्रीन वर्सेस रिंकल्ड येलो वर्सेस रिंकल्ड ग्रीन। देखो लास्ट में रिंकल्ड ग्रीन ही रखना है और स्टार्टिंग में राउंड येलो ही रखना है, ये पूरा डोमिनेंट है और ये दोनों रिसेसिव है। तो ऐसे वाले में क्या आता है जरा बताओ, व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो हियर, सॉरी व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो हियर, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है जरा बता दें यहां पर। वेरी गुड, इट इज 9:3:3:1, बहुत बढ़िया। तो ये है 9:3:3:1, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये यहां पर, और आई होप तुमको पता है कि कैसे ये यूनिट स्क्वायर ड्रॉ किया जाता है। भाई सिंपल कॉम्बिनेशन है, जैसे कि अब मान लो अपन बोलते हैं दो प्लांट है, एक ये वाला प्लांट है और दूसरा ये वाला प्लांट है, ठीक है। इसका मान लो ओवम है और ये पॉलन ग्रेन यहां से आया हुआ है, ठीक है। सो कैपिटल आर येलो वाला ना, और ये राउंड, ठीक है। अब इसमें स्मॉल और ये कैपिटल, ये स्मॉल, और दोनों ही स्मॉल। सो दिस इज वन, इस वाले का जो वेराइटी आ सकता है और इससे जो कॉम्बिनेशन आ सकता है वो क्या क्या है। सो यहां पर भी कैपिटल कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल स्मॉल और स्मॉल स्मॉल, ऑलराइट। तो इसी में फिल करना होता है, कॉम्बिनेशन बस खाली देखते जाना है आपको। जैसे मानो ये वाला और ये वाला कंबाइन कर रहा हूं मैं, सो व्हाट इज दैट, ये कैपिटल वाई है, यहां से स्मॉल वाई है, सो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। सो ऑब्वियसली येलो एंड राउंड क्या हो गया, ये फिनोटाइपिक क्या हो गया, येलो एंड राउंड, और इसी तरीके से बाकी सबका भी हो जाएगा, ठीक है।
ओके, अब इसका समरी देख लो, व्हाट इज द फाइनल, जो इसमें जो लॉ, देखो अब इसका स्टेटमेंट जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, बट इसका मीनिंग जो है यू शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि उससे बेस क्वेश्चन आ सकता है। सो इसमें 3 लॉज हैं बेसिकली, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स, क्या बोलते हैं इसको, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। इसमें कौन सा है, पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाउ लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, ठीक है। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब मैं बोलूंगा इंडिपेंडेंट डिस्प्ले। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है भाई, सिंपल बात है, जो डोमिनेंट जीन है वही डिस्प्ले करता है। डोमिनेंट ट्रेट ऑलवेज डिस्प्ले इटसेल्फ, अपने आप को डिस्प्ले कर पाता है। डोमिनेंट ट्रेट ऑलवेज डिस्प्ले इटसेल्फ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन यानी सेपरेशन, ये बात समझ में आया ना। लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यही है कि भाई कैपिटल टी स्मॉल टी में नेचर में हमने ये देख लिया कि कैपिटल टी इज डोमिनेंट, तो हमेशा कैपिटल टी अपने आप को डिस्प्ले कर पाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, नाउ व्हाट इज सेग्रीगेशन और सेपरेशन, देखो एन ऑर्गेनिज्म हैज 2 अलील्स ऑफ ईच जीन बट दे कैन ओनली पास 1। अब जैसे मान लो कि एक प्लांट है, वो टॉल है, पर उसमें जो अलील है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। जब ये अपना गैमेट पास करेगा, जब ये गैमेट आगे पास करेगा, तो गैमेट में क्या पास कर सकता है, क्या वो दोनों के थोड़े थोड़े कैरेक्टर पास कर सकता है, क्या वो दोनों के छोटे थोड़े थोड़े गुण पास कर सकता है क्या। तो गैमेट पास करने के टाइम पे वो या तो कैपिटल टी पास करेगा या तो स्मॉल टी, एनी वन, इन दोनों में से सिर्फ एक ही जो है वो पास हो पाएगा, दोनों मिक्स होके पास नहीं हो सकता। सेग्रीगेट, प्रॉपरली सेपरेट होगा, ये दोनों प्रॉपरली सेपरेट होगा, कोई भी एक डिस्प्ले कर सकता, ठीक है। दोनों में से कोई एक जाएगा, दोनों नहीं जाएगा, समझा ये वाला सेग्रीगेशन। तो वाइल गैमेट फॉर्मेशन ओनली वन ऑफ द जीन, वन ऑफ द अलील पास टू द नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, जीन्स फाउंड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जैसे हमने डायहाइब्रिड में पढ़ा, तो डायहाइब्रिड में बस पॉसिबिलिटी का खेल है, मतलब हमने देखा कि शेप ऑफ सीड, और दूसरा क्या पढ़ा हमने उसके साथ साथ, कलर ऑफ सीड, ठीक है। शेप ऑफ सीड और कलर ऑफ सीड, ये मतलब जब कैरेक्टर पास करते हैं प्लांट, तो ऐसा कभी नहीं होता कि ये इस पे डिपेंड कर रहा है या इस पे डिपेंड कर रहा है। गैमेट ये अपना पास करेंगे, अपना पास करेंगे, ठीक है। यहां से अलील जा रहा है, यहां से अलील जा रहा है, और क्या पास कर रहा है वो एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब बोलने का मतलब है कि ये दोनों इतने खास दोस्त नहीं है कि बोलेंगे भाई एक कलर कलर सुनना, मैं अगर डोमिनेंट भेज रहा हूं तो क्या तू भी डोमिनेंट भेजेगा क्या, नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा कि यहां से क्योंकि कैपिटल वाई आया है इसलिए यहां से भी कैपिटल आर ही आएगा, या फिर अगर इसने डोमिनेंट भेजा है तो ये भी डोमिनेंट ही भेजेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो साथ कॉन्ट्रास्टिंग, हर एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अपने अपने क्या पास कर रहा है वो इंडिपेंडेंट है दूसरे पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका मीनिंग, ओके। और आखिरी में आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। मेरे ख्याल में ये चीज आप 8th से पढ़ रहे हो, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होना चाहिए, बट फिर भी देख लो कि ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे हर नॉर्मल सेल्स में, ठीक है। ये भी कैसे रहते हैं, 23 पेयर में होते हैं। इसमें भी क्या रहता है, 22 पेयर जो है वो ऑटोजोम होता है,
और 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो अगर हम इस हिसाब से बात करें तो जो मेल है उसमें क्या रहता है, उसके नॉर्मल सेल्स में 44 प्लस एक्स वाई होता है, दिस कॉम्बिनेशन। और जो फीमेल होता है या फीमेल होती हैं उनमें 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये वाला सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स एक्स वाई टाइप इन मेल, एक्स एंड एक्स टाइप इन फीमेल। 44 autosomes. These autosomes are responsible for normal characters. They are responsible for ये 44, they are responsible for normal characters जैसे hair color, eye color सब. And this one pair of sex chromosome is responsible for the gender determination कि sex कि भाई मेल है कि फीमेल रहेगा। अब इनका जो अगला जनरेशन आता है, इनकी जो अगली पीढ़ी आती है भाई साहब, फीमेल वाले केस में तो पता है तुमको कि भाई जब गैमेट फॉर्म होगा, गैमेट फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहां पर जब ओवम आ रहा है, ओवम, तो वो तो हमेशा 22 प्लस है ना, आधा ही आएगा ना, क्योंकि आगे जाके फिर गैमेट फॉर्मेशन में हाफ होता है, इंफॉर्मेशन हाफ होती है। ठीक है, तो 22 प्लस इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब दोनों एक्स ही है तो एक्स ही तो आएगा, कोई भी एक आएगा तो एक्स ही आएगा। और जब स्पर्म बनेगा, यहां से जब स्पर्म बनेगा तो स्पर्म कैन बी ऑफ 2 टाइप। स्पर्म यहां पर 2 टाइप का हो सकता है। कौन सा 22 प्लस एक्स, क्योंकि स्पर्म देखो यहां पर एक्स भी है और वाई भी है, तो 22 प्लस एक्स भी आ सकता है, 22 प्लस वाई भी आ सकता है। तो अब इसका मतलब बहुत ही साफ साफ शब्दों में ये कहें कि फीमेल के पास से तो भैया एक ही कॉम्बिनेशन आ रहा है 22 प्लस एक्स। अब जो बच्चे का जेंडर है वो कौन डिसाइड कर रहा है? अरे भैया वो तो स्पर्म डिसाइड कर रहा है, यानी फादर डिसाइड कर रहा है। क्योंकि फादर से अगर ये एक्स वाला आया और फादर से अगर वाई वाला जेंडर आया, सो दैट विल चेंज द होल सिनारियो। अगर ये आया तो एक्स और एक्स मिलेगा और ये बन जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स, यानी फीमेल चाइल्ड। और बच्चा मेल कब बनेगा? जब ये वाला स्पर्म कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, सो दैट विल बी 22 और 22 कितना हो गया 44, और एक्स और वाई कितना हो गया एक्स वाई, ये हो गया मेल चाइल्ड। ठीक है, तो आई होप कि दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, पढ़ाई आसान है। और जो ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन अगर तुमने देखा हुआ है ना, जितना भी है, तो तुम डाउट वाले पार्ट में पूछ सकते हो, अपन उसको वहां पर कवर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम जो है आज मतलब अगेन मैं कह दूं कि चैप्टर वाज बहुत ज्यादा डेप्थ होती थी जब इसमें एवोल्यूशन होता था। ओनली हेरिडिटी इज ओनली दिस मच। डीएनए वर्सेस क्रोमोसोम वर्सेस जीन। हाँ सर, क्रोमोसोम में होता है, डीएनए में होता है, जीन में होता है। एक एक छोटा सा मैं बात बोलूंगा, एक ना तुम गूगल सर्च करना डीएनए वर्सेस क्रोमोसोम वर्सेस जीन, और ना उसके उस पे इमेज सर्च करना, इमेज ढूंढना, बहुत बढ़िया तुमको दिखाई दे देगा उसमें कि एग्जैक्टली डीएनए क्या होता है, जीन के अंदर से वो कहाँ निकलेगा, क्रोमोसोम के अंदर से कहाँ निकलेगा, पूरा वहां पर खाली एक गूगल सर्च करना और इमेज में चेक करना, वो बराबर दिखाया हुआ है कि मतलब कैसे वो क्रोमोसोम के अंदर से तुमको डीएनए दिखाया, क्रोमोसोम के अंदर का हिस्सा होता है। ठीक है, ठीक है। एवोल्यूशन में क्या था, एवोल्यूशन एवोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो ऑलरेडी मेन चैनल पे है, आप चेक कर सकते हैं। एवोल्यूशन में बेसिकली यही था कि कैसे हम जो मतलब जैसे हम एप्स से ह्यूमंस है ना, एप्स एप्स से ह्यूमंस कैसे बने, कैसे वो थोड़े थोड़े वेरिएशंस चेंजेस होते गए
और करोड़ों साल है ना, हजारों लाखों साल के बाद कैसे वो चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, और कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। ठीक है, अगेन समवन इज राइटिंग रिकॉर्डेड। ओ भाई साहब क्या ही बात कर, मतलब मैं आई एम सेइंग दिस इज, तुम यहाँ पर जब ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन पूछ रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो तुम वहां पूछना। जल्दी पढ़ाएगा। इंग्लिश का प्रपोजल बचा है, राइट? मैं बोल देता हूँ, एक बार बोल देता हूँ प्रपोजल वाला। ठीक है, ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। और अरे वाह क्या बात है, 40 में 40 आए अक्षित ठाकुर, बहुत बढ़िया। बाय बाय बाय। और 11th वाला अनाउंसमेंट तुमको मिल जाएगा आज, ठीक है? आज मैं डलवा देता हूँ। जो बच्चे 11th साइंस कॉमर्स के लिए जो बोल रहे थे, तो कैसे करना है एनरोलमेंट, क्या प्रोसेस होगा, व्हाट इज द फीस, सब चीजें आज डल जाएंगी। ठीक है, चेक कर लेना। चलो बाय बाय।